हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर। और आज हम लोग चुंबकत्व में जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कोई चुंबक ले लें और उस चुंबक के नजदीक किसी लोहे के टुकड़े को ले जाएं, तो वह चुंबक क्या करता है? तो लोहे के टुकड़े को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। अगर थोड़ा और दूर ले जाएं तो भी उस पर आकर्षण बल लगाएगा, लेकिन वह बल कम हो जाएगा। अगर चुंबक से लोहे के टुकड़ी की दूरी को और बढ़ा दे तो भी चुंबक उस पर बल लगाएगा, लेकिन वह आकर्षण बल और कम हो जाएगा। थोड़ा और दूर अगर ले जाए तो पता चलेगा कि चुंबक जो उस लोहे के टुकड़े पर आकर्षण बल लगा रहा है वह लगभग नगण्य हो जाता है। थोड़ा और अगर दूर ले जाए तो पता चलेगा कि चुंबक उस लोहे के टुकड़े पर अपना चुंबकीय आकर्षण बल आरोपित नहीं कर पाता है। ठीक, जब आरोपित नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है वह लोहे का जो टुकड़ा है ना, वह उस चुंबक के प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला गया है। जब तक वह लोहा का टुकड़ा उस चुंबक के प्रभाव क्षेत्र में था तब तक उस चुंबक के आकर्षण बल को वह लोहा का टुकड़ा अनुभव कर रहा था। जब क्षेत्र से बाहर चला गया, प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला गया, तब उसके आकर्षण बल को वह अनुभव नहीं कर पाया। इससे हम लोग एक अनुमान तो जरूर लगा सकते हैं कि कोई भी चुंबक क्यों नहीं हो अपने आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। अगर उस क्षेत्र के अंदर किसी लोहे के टुकड़े को रखेंगे तो वह चुंबक उसे आकर्षित कर पाएगा, लेकिन अगर उस क्षेत्र के बाहर हम किसी लोहे के टुकड़े को रखें तब वह चुंबक उस लोहे के टुकड़े को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो जिस क्षेत्र में हम किसी लोहे के टुकड़े को ले जाए और चुंबक उसे आकर्षित कर ले तो वह उस चुंबक का प्रभाव क्षेत्र होगा। उस प्रभाव क्षेत्र को हम लोग उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो कैसे परिभाषित करें? तो किसी चुंबक या धारावाही चालक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसके चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा है असमरूप या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग समरूप चुंबकीय क्षेत्र अर्थात यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का परिमाण एवं दिशा दोनों नियत हो तब उस चुंबकीय क्षेत्र को समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का परिमाण भी और दिशा भी दोनों नियत हो, दोनों समान हो, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। अगर एग्जाम्पल लें तो धारावाही सोलेनाइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वह समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि धारावाही सोलेनाइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का परिमाण और दिशा दोनों क्या होता है? नियत होता है, दोनों समान होता है। इसी कारण उसे हम लोग समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र को कैसे निरूपित करें? तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र को निर्देशित समदूरस्थ समांतर सरल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। निर्देशित मतलब हो गया जिसमें दिशा निर्धारित हो, समदूरस्थ मतलब होता है जो समान दूरी पर हो, समांतर और सरल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहां पर जितनी भी सरल रेखाएं हैं, समांतर है, समदूरस्थ है और निर्देशित है। इसी कारण यह जो चुंबकीय क्षेत्र, यह जो रेखा है, यह जो क्षेत्र को दर्शा रहा है वह कौन सा क्षेत्र है? तो वह समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम लोग याद रखेंगे कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र को निर्देशित मतलब जिसमें दिशा निर्धारित हो, समदूरस्थ मतलब जो समान दूरी पर हो, समांतर तो है ही,
सरल मतलब सीधी रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, असमरूप या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। अब बच्चों दूसरा जो प्रकार है वह है असमरूप या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम ऐसा चुंबकीय क्षेत्र का कल्पना करो जिसमें कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक है और कहीं पर जाकर के कम हो जाती है। जैसे मान लो यह एक चुंबक है, अगर तुम लोहे के टुकड़े को इसके नजदीक रखोगे, नजदीक निकट रखोगे, तो यह चुंबक उस लोहे के टुकड़े को तेजी से आकर्षित करेगा। थोड़ा दूर ले जाओगे तो कम बल से आकर्षित करेगा, और थोड़ा दूर ले जाओगे तो और कम बल से आकर्षित करेगा। इसका मतलब है कि यह चुंबक जो है ना, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके नजदीक उसकी तीव्रता अधिक है, दूर जाने पर और कम हो जाता है, और दूर जाने पर और कम हो जाता है, और दूर जाने पर और कम हो जाता है। इसकी कारण इसके द्वारा आरोपित बल की प्रबलता नजदीक में अधिक होती है, दूर जाने पर कम हो जाती है, और दूर जाने पर कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि यह जो चुंबक है, यह जो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, उसका जो परिमाण है, चुंबकीय प्रेरण का जो परिमाण है, हम जैसे जैसे चुंबक से दूर जाते जाते हैं, चुंबकीय प्रेरण का परिमाण कम होते जाता है। इसका मतलब है कि उसका परिमाण बदल रहा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि दिशा बदलता है, कहीं कहीं ऐसा होता है परिमाण और दिशा दोनों बदल जाता है। तो जब इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र हो तब उसे हम लोग परिवर्ती या असमरूप चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो वह चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का परिमाण या दिशा या दोनों नियत नहीं हो, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का परिमाण या दिशा या दोनों नियत नहीं हो, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए, किसी दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कल ही पढ़ाए हैं दंड चुंबक के बारे में। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को निर्देशित वक्र रेखाओं द्वारा या निर्देशित अभिसारी रेखाओं द्वारा या निर्देशित अपसारी रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जैसे यह निर्देशित वक्र रेखा है तो यह भी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। यह निर्देशित अभिसारी रेखा है तो यह भी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। और यह जो अपसारी रेखा है ना, निर्देशित अपसारी रेखा, यह भी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन, या इसी को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण को ही चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व कहते हैं और इसे सूचित करते हैं सदिश बी से। अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि यह चुंबकीय प्रेरण है क्या। देखो यहां पर हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, परीक्षण नॉर्थ पोल। क्या यूज करेंगे? परीक्षण नॉर्थ पोल। परीक्षण नॉर्थ पोल का अर्थ होता है वह सूक्ष्म चुंबकीय नॉर्थ पोल जो चुंबकीय बल अनुभव तो करे लेकिन दूसरे पर आरोपित नहीं करे। परीक्षण नॉर्थ पोल मतलब, परीक्षण नॉर्थ पोल का मतलब हो गया कि वह चुंबकीय नॉर्थ पोल, वह चुंबकीय नॉर्थ पोल, वह चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जो चुंबकीय बल अनुभव तो करे किंतु दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित नहीं कर पाए। मतलब यह बहुत छोटा होता है, यह बल अनुभव तो कर लेता है लेकिन इसके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि यह दूसरे पर बल आरोपित कर सके। अब हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास एक चुंबकीय नॉर्थ पोल है, परीक्षण नॉर्थ पोल है M0। तो यह है परीक्षण नॉर्थ पोल।
मान लेते हैं यह कितना चुंबकीय बल अनुभव करता है, Fm। तो यह जो परीक्षण नॉर्थ पोल है यह इतना चुंबकीय बल अनुभव करता है। तो प्रति एकांक परीक्षण नॉर्थ पोल कितना चुंबकीय बल अनुभव करेगा, Fm अब बट्टा कितना m नोट। यह जो Fm बट्टा m नोट है ना, इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो प्रति एकांक परीक्षण नॉर्थ पोल द्वारा अनुभव किया गया चुंबकीय बल चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। याद रखेंगे कि प्रति एकांक परीक्षण नॉर्थ पोल द्वारा अनुभव किया गया चुंबकीय बल क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रेरण। मान लेते हैं m नोट क्या है, परीक्षण नॉर्थ पोल है, और Fm क्या है, तो परीक्षण नॉर्थ पोल अर्थात m नोट द्वारा अनुभव चुंबकीय बल है। तब चुंबकीय प्रेरण B बराबर हो जाएगा Fm बटे m नोट। तो Fm बराबर m नोट इंटू B लिख सकते हैं हम लोग। अब यह जो चुंबकीय प्रेरण है ना, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ पोल्स तथा चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ पोल्स की ओर होती है। तो हम लोग यह भी ध्यान में रखेंगे कि यह जो चुंबकीय प्रेरण है यह एक सदिश राशि है। चुंबक के अंदर इसकी दिशा होती है साउथ से नॉर्थ पोल्स की ओर, लेकिन चुंबक के बाहर जैसे ही हम लोग निकलते हैं तो इसका दिशा हो जाता है नॉर्थ से साउथ पोल्स की ओर। किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ पोल्स की ओर। जैसे यहां एक चुंबक देख रहे हैं हम लोग, इसमें यह क्या है, नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है। तो चुंबकीय प्रेरण का जो दिशा होगा इसके अंदर किधर से किधर होता है, तो साउथ से नॉर्थ पोल की ओर। अगर हम बाहर निकल जाए तो इसकी दिशा हो जाती है नॉर्थ से साउथ पोल की ओर। इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है जिसे बड़ी टी से निरूपित करते हैं, जबकि सीजीएस मात्रक होता है गॉस जिसे बड़ी जी से निरूपित करते हैं। और एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण। मतलब जब हमारे पास केवल एक ही चुंबकीय ध्रुव हो, जब हमारे पास केवल एक ही चुंबकीय ध्रुव हो, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास एक ही चुंबकीय ध्रुव हो तब उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब बच्चों, एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक चुंबकीय नॉर्थ पोल ले लेते हैं। कैसे पहचानेंगे यह नॉर्थ पोल है, तो इसकी ध्रुव प्रबलता +m है, और कल ही बतलाए हैं कि नॉर्थ पोल की ध्रुव प्रबलता +m ही होती है, जबकि साउथ पोल की ध्रुव प्रबलता -m होती है। तो यह जो +m है यह दर्शा रहा है कि यह नॉर्थ चुंबकीय पोल है। क्या है यह, तो नॉर्थ पोल है किसी चुंबक का, अर्थात चुंबकीय नॉर्थ पोल है। अब मान लेते हैं कि इस ध्रुव से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P, और इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करना है। तो यह हो गया चुंबकीय नॉर्थ पोल। एक ही ठो है तो इसे एकल ध्रुव कहेंगे, एकल पोल कहेंगे। यहां से r दूरी पर है बिंदु P और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग यहां एक परीक्षण नॉर्थ पोल को रख देंगे m नोट को। यह परीक्षण नॉर्थ पोल है m नोट। अब हम लोग जानते हैं कि यह जो परीक्षण नॉर्थ पोल है यह चुंबकीय बल किसी पर आरोपित नहीं कर सकता है, लेकिन यह चुंबकीय बल को अनुभव तो जरूर कर सकता है। तो यह जो परीक्षण नॉर्थ पोल है क्या इस पर चुंबकीय बल आरोपित करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब कर क्या सकता है, तो इस ध्रुव के चुंबकीय बल को यह अनुभव कर सकता है। तो मान लेते हैं यह जो परीक्षण नॉर्थ पोल है m नोट,
इस ध्रुव के कारण, इस पोल के कारण कितना चुंबकीय बल अनुभव करता है, Fm। तो परीक्षण नॉर्थ पोल अर्थात एम नोट द्वारा अनुभव किया गया चुंबकीय बल किस नियम से, कूलम के नियम से, कल ही पढ़े हैं। कूलम का नियम है Fm बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई M1 M2 बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ M1 तो है नहीं, M1 के बदले तो हमें M लेना होगा, M2 नहीं है तो M2 के बदले हमें M नोट लेना होगा। तो इस प्रकार Fm बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई M1 का मान M रख देंगे, M2 का मान M नोट रख देंगे बटा आर स्क्वायर हो गया। इसलिए बिंदु P पर जो चुंबकीय प्रेरण होगा वह B बराबर Fm बटा M नोट, परिभाषा में तो अभी यही पढ़े हैं। तो Fm का मान हम लोग कितना रख देंगे, यहाँ लिखा हुआ है म्यू नोट बटा 4 पाई M नोट बटा आर स्क्वायर बटा M नोट कैंसिल, तो B इक्वल्स हो गया म्यू नोट बाय 4 पाई M बाय आर स्क्वायर। तो यही होता है एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण का सूत्र। किसके कारण, एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण का सूत्र यही होता है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है और इसके क्या क्या गुण है और इसका कंसेप्ट किसने दिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का कंसेप्ट दिया गया है माइकल फैराडे के द्वारा। किसके द्वारा, माइकल फैराडे के द्वारा। अब इसे हम लोग कैसे परिभाषित करें, तो वह काल्पनिक वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की दिशा को दर्शाता हो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। कोई भी काल्पनिक रेखा ले लेंगे, कोई भी काल्पनिक रेखा ले लेंगे, अगर उस पर खींचा गया स्पर्श रेखा, कोई भी काल्पनिक रेखा हो, अगर उस पर खींचा गया स्पर्श रेखा चुंबकीय प्रेरण की दिशा को दर्शा दे, तब वही काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो कोई भी काल्पनिक रेखा ले लेंगे, अगर उस पर खींचा गया स्पर्श रेखा चुंबकीय प्रेरण की दिशा को दर्शा दे, तो समझ जाएंगे कि वह जो काल्पनिक रेखा है ना, काल्पनिक वक्र है ना, वही चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। अब हम लोग पहले इसके लिए एक चित्र बना लेंगे और उसके बाद इसका गुण का भी अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम लोग यहां पर एक रेखा ले रहे हैं, एक वक्र ले रहे हैं AB। यह AB क्या है, एक वक्र है, एक रेखा है। ठीक, हम लोग इस पर कोई दो बिंदु चयन कर लेते हैं, यहां पहला बिंदु और यहां ले लेते हैं दूसरा बिंदु। अब हम लोग इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और यहां भी एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। यह जो दोनों स्पर्श रेखा है ना, यह और यह दोनों चुंबकीय प्रेरण की दिशा को व्यक्त कर रहा है। कौन कौन, यह स्पर्श रेखा यहां और यह स्पर्श रेखा यहां, यह जो दोनों स्पर्श रेखा है यह दिशा दर्शा रहा है चुंबकीय प्रेरण का। अब चूंकि यह स्पर्श रेखा किसका खींचा गया है, तो AB का खींचा गया है, इसी कारण AB क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। क्या है AB, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। अब चलते हैं इसके गुण अर्थात प्रॉपर्टीज के तरफ। यह हमेशा काल्पनिक होता है। अगर हम सोचें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वास्तविक होंगे तो ऐसी संभावना नहीं है, यह हमेशा काल्पनिक ही होगा। हमेशा बंद वक्र होता है। बंद वक्र होने का मतलब हुआ कि जिस बिंदु से प्रारंभ होता है उसी बिंदु पर आकर इसका अंत भी होता है, तो ये हमेशा बंद वक्र होंगे। कभी भी खुला वक्र नहीं हो सकता है।
ये हमेशा बंद वक्र होंगे। इसका अर्थ है कि यह कभी खुला वक्र हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा संभव नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा ए से प्रारंभ हो और बी पर अंत हो, इसका ऐसा संभव ही नहीं है। अगर यह ए से प्रारंभ होता है तो यह इसका अंत भी ए पर ही होना चाहिए। मतलब जिस बिंदु से प्रारंभ होगा उसी बिंदु पर इसका अंत हो सकता है। ऐसा संभव नहीं है कि प्रारंभ हुआ पूर्णिया में और अंत हो गया इसका पटना में। अगर यह पूर्णिया से प्रारंभ होता है तो इसका अंत भी पूर्णिया में ही होगा। अर्थात यह हमेशा बंद वक्र होगा, यह कभी खुला वक्र हो ही नहीं सकता है। यह कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। अगर हम सोचे कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्रॉस करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो ऐसा होना संभव नहीं है। चुंबक के अंदर इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ तथा चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ पोल्स की ओर होती है। चुंबक के अंदर इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ पोल की और चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ पोल्स की ओर होगी। ये सभी चुंबकित पदार्थों के अंदर मौजूद होते, जितने भी चुंबकित पदार्थ होंगे उन सभी के अंदर ये अवश्य मौजूद रहेंगे। इसे आयरन डस्ट या कंपास की मदद से दर्शाया जा सकता। आयरन डस्ट हो गया लोहे का बुरादा जिसे कहते हैं, लोहे का छोटा छोटा जो बुरादा होता है ना, उसके मदद से, या नहीं तो कंपास के मदद से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शा सकते हैं। दूरस्थ रेखाएं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को तथा निकट स्थित रेखाएं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो तब तो वह दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। अगर नजदीक नजदीक हो तब वह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। दूर दूर हो गया तो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, कमजोर चुंबकीय क्षेत्र। अगर निकट निकट हो गया तब वह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। तो हम लोग आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भूचुंबकत्व अर्थात पृथ्वी का जो चुंबकत्व है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि उसे पढ़ के रखा जाए, भूचुंबकत्व अर्थात पृथ्वी का चुंबकत्व के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भूचुंबकत्व का डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।